लेकिन प्रोफेसर अश्विनी महाजन, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा। कल क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उस पर तो आते हैं, पर अर्थव्यवस्था, इसमें कोई शक नहीं, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, विकास दर में भी सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। पर यह गुलाबी तस्वीर में कुछ चुनौतियां जो सामने पेश की गई, क्या ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है? ये जो रेवड़ी बनाने बांटने का कि पैसे बांट दो और सरकार बना लो, बाद में देखते रहेंगे, ये बहुत बड़ा खतरा तो मोल नहीं लिया जा रहा? देखिए, खतरा तो वहीं से शुरू हो गया था जब विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने स्थान पर उसको और खासतौर पे केजरीवाल से शुरू हुआ था और उसके उपरांत लगातार विभिन्न प्रकार के दल अपने सत्ता चमकाने के चक्कर में रेवड़ियां बांटने के काम में लगे रहे। ऐसे में एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम शुरू हो गया, एक कंपटीशन आ गया कि भाई मैं सबसे ज्यादा दूंगा या दूसरा जब सबसे ज्यादा देगा। शॉर्टकट लेकिन लेने लगे हम ना देख रहे हैं, प्रोफेसर साहब, एक सेकंड, हम शॉर्टकट लेने लगे ना कि एक बार पैसे ले लो, उसके बाद फिर वो चतुराई या चालाकी, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करने लगे, एक बार दे देंगे, फिर उसमें से नाम काटते फिरेंगे या डांटते फिरेंगे या कुछ पत्र मांगते फिरेंगे। शॉर्टकट इसलिए कि आम आदमी को कुछ कमाने का अवसर दे दो, वो तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ना, वो हल है, असली हल कोई ढूंढ नहीं रहा। मैं उसी पर आ रहा हूं जी, कि सही रास्ता तो यह है कि हम अब लोगों को इतना सक्षम बनाएं कि वो अपने लिए बिजली का बिल भी पे कर सके, पानी का बिजली भी पे कर सके, बच्चों को पढ़ा भी सके, जैसे आप अभी बता रहे थे कि इतना सक्षम होना चाहिए। लेकिन एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ऐसे जितने भी राज्य हैं जिन्होंने ज्यादा पैसा बांटा, वो सब कर्ज के बोझ में इतने ज्यादा दब गए हैं कि आज उनकी अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। पंजाब 20 उसमें से राज्य, है, आंध्र है, 20 बाकी नहीं, लोग। नहीं, आप देखिए, आप हमेशा, अब आप पंजाब का नाम गिनवा रहे हैं, आप गिनवाएंगे मैं बता तेलंगाना रहा हूं का ना, नाम। एक सेकेंड सर, 20 राज्यों में तो एनडीए की सरकार है ना? बिल्कुल ऐसा है ना। जब मैं तो उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां सबसे ज्यादा कर्जा है। सबसे तो ज्यादा ये तो अच्छा, आठ आप इसको लाख इसको आठ पौने 9 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश पर कर्जा, कर्जा नहीं दिखता है। 8,12,000 करोड़ का कर्जा जो जीडीपी के महाराष्ट्र प्रतिशत पर के है। रूप में देखना पड़ेगा ना अच्छा संदीप जी। अच्छा, जीडीपी में देखना पड़ेगा। बिहार में जीडीपी के छह करोड़ प्रतिशत में छह देखना लाख पड़ेगा। 71,000 करोड़ का कर्ज, 6,12,000 इसीलिए करोड़ का बजट, जितना बजट उससे ज्यादा का कर्ज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं संदीप जी। मेरा ये कहना है कि हमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखना पड़ेगा कि आगे चल करके जो राजस्व है, चाहे वो पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कोई भी देश प्रदेश है, अगर उसके अपनी अ, खर्चे पूरे नहीं कर पाएगा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, तो वो कैसे चलेगा। तो मेरा यहाँ कहना है कि ये एक कंपटीशन शुरू हो गया, उसमें नहीं, उसमें केंद्र सत्ताधारी दल सरकार भी आ को, गया, विपक्ष भी आ गया। केंद्र सरकार को भूल गए। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री विपक्ष भी आ दर्जन गया। भर से ज्यादा बार बोले ये रेवड़ी कल्चर बंटाधार कर देगा देश का, और केंद्र तो सरकार का कर्ज लेकिन कितना, आप इस 225 बात लाख को, करोड़ हो गया ना। 55 लाख करोड़ आप इस था बात कर्ज, वो 225 लाख करोड़ रुपए हो गया ना। आप इस बात को संदीप जी, आप इस बात को स्वीकार करेंगे ना कि कोई किसी राजनीतिक दल का प्रमुख ये कह रहा है क्या कि ये बंटाधार कर रहा है? केवल नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हुए दिखाई कह दे रहा रहे है हैं कि रेवड़ी बंटाधार कल्चर ठीक कर रहा नहीं है, है। और फिर बढ़ चढ़ कर 10-10 हजार रुपए, 10,000 रोकने से रोका क्यों नहीं बांटने से जेडीयू को? मेरा ये कहना है कि अ, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है किस सरकार का है? इस सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, इस सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री बार बार ये बोल रहा है। तो हमें ये एक खतरे का संकेत है और ये जनता को समझाने की भी जरूरत है कि रेवड़ियों पर, कार्यक्रमों पर पहले दीजिए, विकास पर रेवड़ियां दीजिए। बांटोगे, 5 किलो अनाज दे दीजिए। 81 देखिए, करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है। अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, इसकी ताल ठोकते हैं, तो मतलब इस देश में 140 करोड़ में 81 करोड़ 35 लाख लेकिन आप ऐसे इस हैं बात को तो कि अगर 5 किलो अनाज ना मिले, भूखों पेट सोएंगे। हम कैसे विश्वगुरु बन रहे हैं? कैसे विश्वगुरु बन रहे हैं फिर? संदीप जी, मैं अपनी बात पूरी करूं जी, कि इस कालखंड के अंदर जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन इसका ये भी एक बात है कि असमानताएं तो है ना। इन असमानताओं के कारण यदि गरीब लोगों को घर दिया जाता है,
गरीब लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, गरीब लोगों को पानी पहुंचाया जाता है, गरीब लोगों को आप सैनिटेशन की मैं सुविधा उसका सब देते हैं। देखिए, आपने एक चीज का ध्यान नहीं मेरी दिया बात पूरी प्रोफेसर सुनिए, साहब। मेरा ये प्रोफेसर कहना साहब, है। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी देखिए, मैंने इन चीजों का जिक्र ही नहीं किया और ना मैंने ये कहा ये गलत है, पर सीधे जो मैं पैसे दिए आगे जा जा रहे रहा हूं। हैं 10,000, इसी कारण से 2,500, 1,500, ये पैसे देने ये से जो क्या निकलता है? अनाज भी जो दिया जा रहा है, उसके कारण भुखमरी कम हुई, और उसके कारण यदि असमानताएं कम हुई और गरीब की स्थिति अच्छी हुई। आप ये देखिए, यूएनडीपी की रिपोर्ट ये बता रही है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भारत में सबसे ज्यादा तेजी से गिरा है। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में हमारे लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो 14 यह में एक से बहुत 8 बड़ी लोग 14 में से 8 लोग भूखों मर जाएं अगर 5 किलो अनाज ना मिले। ये हालत अच्छी है बात देश है ना। की क्या? अगर 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 अनाज दे करके भूखे होने से बचाया जा रहा है, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कम हो रहा है, लोगों की सुविधा बढ़ा नहीं, ये करके दोनों उनकी कैसे, ये उनकी दोनों क्षमताओं चीजें को एक साथ? बढ़ाया जा रहा है। ना 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 प्रोफेसर साहब, दोनों चीजें एक साथ हम सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था भी हैं। गरीबी रेखा से ये हमने तो 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को निकाल लिया और 80 करोड़ पूरी को अभी भी दुनिया में 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये सारी पूरी ये दुनिया में यह असमंजस है संदीप जी, पूरी दुनिया में यह असमंजस है कि विकास जो है वो आम आदमी के लिए नहीं होता है। इसलिए जरूरी है कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए, और उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा तो पैसा इन मतलब कुछ कामों के लिए खास लगाया लोगों जाए। का हम विकास, बजट में कुछ खास लोगों का ही विकास हो रहा है, इसका होता ही मतलब है, वो सब बात जगह हो सही रहा है। है। हाँ, ऊपर यहाँ के पर 10% जो लोग हैं 57% देश की संपत्ति पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं। है ना, होता ही है। मेरा ये कहना हाँ, है कि इसीलिए आम आदमी के क्षमता में विकास, उसको उसको ज्यादा ज्यादा बेहतर सुविधा दे तो करके उसका पैसा है उसकी क्या? कार्यक्षमता अब जो बढ़ाई जाए, उत्पादकता असल बढ़ाई बात जाए, आती ये है, जरूरी। अगर रेवड़िया ही बांटते रहोगे तो वो नौकरियां कैसे इजाद होंगी, सृजित होंगी? मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, टॉप 5 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ना जो इस देश की, सर, और आपके पास तो मुझसे बेहतर आंकड़े रहते हैं, बताइएगा गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहा हूं कि सनसनी तो नहीं फैला रहा हूं। अप्रैल से दिसंबर, यही वित्त वर्ष, पहले 9 महीने, 10वें महीने में हम चल रहे हैं, 5 देश की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, दर्शकों, उन्होंने कितने रोजगार सृजित किए? 17, एक साथ। हर कंपनी में 3 लोगों को नौकरी दे दी 9 महीने में। यह रोजगार सृजित हो रहा है सर। मेरा यही कहना है कि रोजगार सृजन करना है तो इस बजट में हम अपेक्षा करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जाए। अभी तक की जो हमारी कमी रही है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग को आगे नहीं बढ़ाया है, मैन्युफैक्चरिंग कम बढ़ी है। आज इस समय जो बजट का जो सर्वेक्षण भी बता रहा है कि हमें ये जो दुनिया भर में, आपने चीन का जिक्र किया, आपने अमेरिका का जिक्र किया, हर चीज को वेपनाइज करने की कोशिश हो रही है। हमें जब समझाया गया कि भूमंडलीकरण एकमात्र सही रास्ता है, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं, और सर्वेक्षण भी इस बात को स्वीकार कर रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इस बात को स्वीकार किया जा रहा है, हर देश के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है कि ये भूमंडलीकरण का रास्ता ठीक नहीं था। इसलिए इस वेपनाइजेशन को रोकने की जरूरत है, और अपने देश में हम हर प्रकार की ऐसी वस्तु जिसको हम बाहर से आयात करते हैं, जिसके लिए हम निर्भर हैं, जिसका तो वो वेपनाइजेशन कब किया जा रहा है, चाहे करेंगे? वो कब करेंगे? 11 साल हो गए। एक सेकंड आलोक शर्मा, एग्जैक्टली यही काम करने। 11 साल तो हो गए, कब करेंगे भाई? हमारे कारोबारी यहां पैसे नहीं लगा रहे, 2.25 लाख करोड़ रुपए बाहर लगा दिए, बाहर वाला लगा नहीं रहा। 59,000 करोड़ रुपए जो जुलाई में आए थे विदेशी निवेश के नाम पर, वो गिरकर 9,500 करोड़ ही रह गए नवंबर के महीने में। तो पैसा कौन लगाएगा? देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, मुझे लगता है कि पूरी सरकार जो है, एक तो झूठे आंकड़े देश के सामने पेश करती है। बजट 1 साल का होता था, बार बार कहते हैं 47 में ये होगा, 50 में ये होगा, 75 साल के बाद ये होगा। ये बजट का इन्होंने कचूमर निकाल दिया है। इकोनॉमिक सर्वे के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूँ, वैसे तो आप बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन आज जो हालत है इकोनॉमिक सर्वे में 6.8 से 7.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज की है, लेकिन उसके साथ ही इंडस्ट्रियल जो कोर सेक्टर है वो 3% से भी कम है, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब हम 7% पे ग्रोथ करेंगे। आईएमएफ कहता है कि हमारे जितने आंकड़े हैं वो सी कैटेगरी के हैं। पूरी तरह से अर्थनीति का इन्होंने भट्टा बैठा दिया। स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, स्केल अप इंडिया, लेट अप इंडिया, और इकॉनमी रेंग रही है, बिल्कुल रेंग अप इंडिया हो गई है। घर घर बेरोजगार बैठा हुआ है, घर घर।
जीएसटी 2 लाख के करीब कलेक्शन है 3 महीने का, उसके बावजूद पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो लगातार घट रहा है। जिस तरह से आज रुपया डॉलर की तुलना में गिर रहा है, मैक्रो हो चाहे माइक्रो हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर कोई भी ऐसा नहीं है जो कहता हो कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक है। नेट एफडीआई नेगेटिव है कि जितना पैसा पिछले 6 महीने में आया है, को एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होता है। लेकिन वहां फायदा होगा ना जहां जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा। जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, 24 लाख करोड़ रुपया हमें डॉलर में वापस देना है, तो हमारा रुपया अगर गिरेगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, और इसीलिए रुपया और गिर रहा है। और रुपया गिर रहा है, उसको स्टेबल करने के लिए फॉरेक्स घटा दिया इन्होंने 30%। रुपए को कंट्रोल करने के चक्कर में गोल्ड खरीद डाला सरकार ने, उसके चक्कर में गोल्ड प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गए। के करीब सोना खरीदा है दर्शकों। ये रुपए को अब बचाने के लिए सोना लगातार खरीदा जा रहा है, इसीलिए सोना 1,70,000 रुपए प्रति तोला हो गया है। मैं वही कह रहा हूं कि संदीप भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। मैंने भी काफी, मेरा भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है। आज हालत यह है कि स्वदेशी जागरण मंच के हमारे साथी कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन बड़ा गलत है। तो अरे भाई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप इंग्लैंड के साथ 6 महीने पहले किया, 1-2 महीने पहले न्यूजीलैंड के साथ किया, अब यूरोपियन यूनियन के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कह रहे हैं ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। और जिस दिन मदर ऑफ ऑल डील्स होता है उस दिन यूरो का प्राइस हाईएस्ट हो जाता है। उसी दिन रुपए की कीमत यूरो की तुलना में 2.5 रुपए गिर जाती है, 107.5 से 110 पे पहुंच जाता है। फिर ये कौन सी मदर ऑफ ऑल डील्स है? आज हालत ये है कि जिस तरह से आंकड़ों को गलत दिखाया जा रहा है, 5,000 के करीब पासपोर्ट हर महीने सरेंडर हो रहे हैं। हर महीने लगभग 5,000 लोग जो करोड़पति हैं वो देश छोड़कर चले जा रहे हैं। निवेश लगातार गिर रहा है, डोमेस्टिक सेविंग लगातार गिर रही है। एग्रीकल्चर से जो हमें इंडस्ट्री में जो लेबर फोर्स बढ़नी चाहिए थी वो घट रही है, 3% एग्रीकल्चर में शिफ्ट हो गई है। ये मनरेगा का बैंड बजाने पे लगे हुए हैं। नहीं, मनरेगा का बैंड बजाने की बात, जितनी भी ग्रोथ बैंड तो पूरी राजनीतिक जमात बचाने के लिए चल रही है ना। ये बात यहां पर अश्विनी महाजन ने ठीक कही। भाई, रेवड़ी तो सब बांट रहे हो आप, क्या कर्नाटक में नहीं बांट रहे, तेलंगाना में नहीं बांट रहे, और हिमाचल में तो हमने देखा। एक मिनट सुनिए ना, हिमाचल तो एक ऐसा राज्य है हर घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, और वहां पिछले साल ऐसी नौबत भी आई कि तनख्वाह 1 तारीख को आई नहीं, सरकार तनख्वाह नहीं दे पाई, 11 तारीख को तनख्वाह आई है। ऐसा वहां पर वित्तीय संकट है। देखिए उसका एक कारण ये रहा, देखिए वहां उसका कारण रहा कि पिछले 3 साल में 2 बड़ी आपदाएं आई, और पूरी तरह से वो स्टेट टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। केंद्र सरकार ने वहां को 4 सांसद उन्होंने हिमाचल के लोगों ने दिए, केंद्र सरकार ने जीएसटी का पैसा तक भी रोक दिया उनका। उसका कारण ये रहा कि 1-2 दिन वो वेजेस जो थे, सरकार की तनख्वाहें जो थी वो डिले हुई। लेकिन इसमें रेवड़ी कल्चर का एक बहुत छोटा पार्ट है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि सरकार के पास पैसा कहां बचेगा निवेश करने के लिए? देश में निवेश नहीं होगा तो असल विकास कैसे होगा? अगर फैक्ट्रियां नहीं खड़ी होंगी, अगर सड़कें नहीं बनेंगी, अगर गोदाम नहीं बनेंगे तो कैसे होगा विकास? फिर अडानी बनाएगा सारे गोदाम। 2 लाख करोड़ के करीब 3 महीने का जीएसटी कलेक्शन है। अडानी कहां से अपने घर से बना रहा है? सरकार नहीं बना पा रही ना। यहाँ पर सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहां हो रही है? सरकारें नहीं बनाएंगी तो निजी क्षेत्र आएगा। कहूंगा सरकार तो, मैं फिर कहूंगा कि सरकार तो बोगस सरकार है। इनको इकोनॉमी का नहीं पता है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, डमी वित्त मंत्री हैं। आज हालत यह है कि आप अडानी को दीजिए LIC का पैसा, हमारा बैंकों का पैसा दे दीजिए उसको, सब कुछ उसको दे दीजिए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए। 700 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का, चेकर्स का लगा गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उठा के अडानी को दे दिया आपने। उसके बाद आपने जितनी टावर्स थे, जितने FCI के गोडाउन्स थे, उनकी हालत देख लीजिए क्या था। MTNL का बैंड बजवा दिया रिलायंस को देके। तो ये पॉलिसी हमेशा से प्रो रिच रही है, और दुर्भाग्य यह है कि रोजगार के फ्रंट पे बहुत बुरी हालत है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स, हालत खराब है, लोग खरीद नहीं पा रहे कुछ भी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।